हेलो दोस्तों, आज अपन चर्चा कर रहे हैं कलाम एकेडमी के इंग्लिश के पेपर के बारे में। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो उसमें स्टेटमेंट दो दे रखे हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। उसमें रिमेनेंसा ह्यूमनिज्म एम्फेसाइज्ड द स्टडी ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन टेक्स्ट। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। और रिनेंसा ह्यूमनिज्म रिजेक्टेड कैथोलिसिज्म एंड गैव बर्थ टू प्रोटेस्टेंट। तो ये भी सही है कथन, क्योंकि रेनेसां में कैथोलिसिज्म को रिजेक्ट किया गया था और प्रोटेस्टेंट को बढ़ावा दिया गया था। ये दोनों कथन सही है, तो इसमें पहला उत्तर बनेगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो दोस्तों अब देख रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय जोहानसन गुटेनबर्ग सिग्निफिकेंटली एक्सीलरेटेड द स्प्रेड ऑफ द रेनेसां आइडियाज। ये बिल्कुल सही है। प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया गया था और उसके बाद रेनेसां के आइडियाज़ का क्या हुआ, प्रचार हुआ। नंबर दो स्टेटमेंट है द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड इन इटली। दोस्तों ये गलत है, इटली में नहीं हुआ था। इसका जो प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन था वो मेंज जर्मनी में हुआ था। और ये अर्ली 16th सेंचुरी, ये भी गलत है क्योंकि 15th सेंचुरी में हुआ था। तब स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और सेकंड इनकरेक्ट है। इसका मतलब आंसर 3 सही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट, द रेनेसां इज इंग्लैंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। बिल्कुल सही है। द इंग्लिश रेनेसां बिगेन बिफोर द इटालियन रेनेसां। ये गलत है, इटालियन रेनेसां से पहले शुरू नहीं हुआ था। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। स्टेट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रेनेसां ह्यूमनिज्म। इसमें से सबसे रेनेसां ह्यूमनिज्म की परिभाषा देने वाला सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। इट वॉज ए मूवमेंट दैट रिजेक्टेड क्लासिकल एक्विटी। गलत है। इट वॉज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट रिसीव्ड क्लासिकल लिटरेचर। ऑप्शन दो, इट वॉज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट रिसीव्ड क्लासिकल लिटरेचर। ये सही है। इट वॉज प्राइमरली कंसर्न विद मिस्टिकल रिलीजियस एक्सपीरियंस। ये भी गलत है। इट वॉज फोकस्ड एक्सक्लूसिव ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटली एंड द थियरी ऑफ रिलेटिविटी नॉट। ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द Renaissance is often described as a rebirth because it marked the birth of the Christianity in Europe. No. It marked the rediscovery of the feudal political system. No. It represented the beginning of the industrialization along with the acceptance of the romanticism. ये भी गलत है, बचा हुआ सही है। It signified the revival of classical Greco-Roman art and literature. Renaissance literature is characterized by an exclusive focus on religious allegory without individual expression. गलत है। An emphasis on individualism, classical imitations and humanism. बिल्कुल करेक्ट है। The strict adherence to medieval scholastic argumentation. नहीं, गलत है। The rejection of drama and poetry as literature forms. ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज। Question number 7. The concept of the Renaissance refers a person devoted solely to theological गलत है। ए वॉरियर कमिटेड एक्सक्लूसिवली टू मिलिट्री सर्विस। ये भी गलत है। एन इंडिविजुअल स्किल्ड इन मल्टीपल स्केप्टिसिज्म। ये सही है। ए मर्चेंट स्पेशलाइजिंग ओनली इन ट्रेड। ये भी गलत है। द इंग्लिश रेनेसां रीच्ड इट्स लिटरेरी पीक ड्यूरिंग। ये दोस्तों ये कहना चाहता है कि इंग्लिश रेनेसां का गोल्डन टाइम कौन सा था। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट गलत है। द रेन ऑफ हेनरी सेकंड गलत है। विक्टोरियन पीरियड गलत है। द एलिजाबेथन एज बिल्कुल सही है दोस्तों। हु रॉट उटोपिया। उटोपिया को किसने लिखा था। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि थॉमस मूर ने लिखा था। विच ऑथर रॉट द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन को किसने राइट किया। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसको एडमंड स्पेंसर ने किया था। जॉन डन जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री में आता है। विलियम शेक्सपियर, इन्होंने ड्रामाज वगैरह लिखे थे और नरेटिव पोइम्स भी लिखी थी। क्रिस्टोफर मार्लो ये भी नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, एडमंड स्पेंसर। Which of the following statement is true to Dr. Faustus, a major Renaissance work? William Shakespeare wrote it as a chivalric romance and revenge tragedy. No. Christopher Marlowe wrote it as a tragedy of ambition and knowledge. बिल्कुल सही है। Ben Jonson wrote it is a city comedy and as a satire on the Renaissance man. गलत है। जॉन मिल्टन wrote an epic poem depicting an infamous mythology. ये भी गलत है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फ्रांसिस बैकन इज बेस्ट नॉन। फ्रांसिस बैकन किसके लिए जाने जाते हैं, ये देखना है। एपिक पोएट्री बिल्कुल नहीं।
कंपोजिंग सोनेट बिल्कुल नहीं। टर्न्स ए ग्रीक ट्रेजेडी ये भी नहीं है। डेवलपिंग द ऐसे फॉर्म, उन्होंने ऐसे फॉर्म को डेवलप किया था। और फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, उनको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एम्पिरिसिज्म क्या किया था, राइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग वेल नॉन फिगर टू द ऑप्शन एसोसिएटेड विद द डैम डायरेक्टली। पेट्रार्क, पेट्रार्क दोस्तों मिलेगा फादर ऑफ ह्यूमनिज्म से। इरेजमस, इरेजमस मिलेगा आपका प्रेज ऑफ फॉली से। और मॉन्टेग्न ये मिलेगा आपके ऐसे से। और लियोनार्डो दा विंची ये मिलेगा रेनेसा पेंटिंग्स, जो कि सबसे जानी मानी पेंटिंग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द गिवन लिस्ट करेक्टरिस्टिक्स इट्स इम्पैक्ट ऑन द रेनेसा मूवमेंट। उसके रेनेसा मूवमेंट पर क्या प्रभाव थे। ह्यूमनिज्म, तो ह्यूमनिज्म का सीधा सीधा लेना देना आपका क्लासिकल रिवाइवल से है। ह्यूमनिज्म से क्लासिकल रिवाइवल हुआ उसका हुआ। और रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन से रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आया था। उससे क्या हुआ आपका मार्टिन लूथर जो इसके साथ एसोसिएट था। सी प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस से स्प्रेड ऑफ नॉलेज हुआ, ज्ञान का प्रसार हुआ। एलिजाबेथन एज जिसमें लिटरेरी फ्लावरिंग हुई थी, जिसको अपन गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग रेनेसा वर्क्स टू देयर ऑथर्स। हेमलेट, हेमलेट दोस्तों आप जानते हैं ड्रामा है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। पैराडाइज लॉस्ट जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है। और एसेस किसने लिखे हैं, फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन ने 58 एसेस लिखे थे जो कि 3 एडिशन में आए थे। फर्स्ट एडिशन आया था 1597 में, सेकंड आया था 1612 में, और 13 आया था 1625 में, जो उनकी डेथ से एक बार पहले। ये उनके एसेस का क्रम है। इसका करेक्ट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग रेनेसा कॉन्सेप्ट विद देयर डिस्क्रिप्शन। सेक्युलरिज्म कैपेबिलिटी, सेक्युलरिज्म कैपेबिलिटी सीधी सीधी आपके शिफ्ट फ्रॉम प्योरली रिलीजियस कंसर्न टू दी वर्ल्डली मैटर्स, ये आपका तीसरे से मिलेगा। इंडिविजुअल एंड द ग्रीक रोमन मॉडल्स, ये आपका डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ से मिलेगा। और क्लासिकल इमिटेशन, ये आपका स्टडी एंड इमिटेशन ऑफ द ग्रीक एंड रोमन मॉडल्स। और डी रिनेंसा मैन, रिनेंसा मैन आपका मिलेगा एम्फेसिस ऑन ह्यूमन के ऊपर। इसका मतलब इसका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट आंसर। असर्शन ए, द रिनेंसा मार्क्ड ए शिफ्ट फ्रॉम द थियोसेंट्रिक टू एंथ्रोपोसेंट्रिक थॉट इन यूरोपियन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। रिनेंसा थिंकर्स एम्फेसाइज द ह्यूमन एजेंसी, रैशनल इंक्वायरी एंड द सेक्युलर लर्निंग अलॉन्ग साइड रिलीजियस बिलीफ, ये भी सही है। बोथ ए आर एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए 1 इज करेक्ट। Question number 18, which of the following best explains the relationship between the Renaissance and the Reformation। Renaissance और Reformation के बीच में। Renaissance directly caused the Reformation by ending the church authority in Europe, बिल्कुल गलत है। चर्च अथॉरिटी का कहीं अंत नहीं हुआ था इसमें। The Renaissance and the Reformation developed independently विदाउट इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस, ये भी गलत है। विदाउट इंटेलेक्चुअल बिल्कुल भी नहीं था। रिनेंसा ह्यूमनिज्म फोस्टर्ड क्रिटिकल स्कॉलरशिप दैट शेप्ड द रिफॉर्म मूवमेंट्स, बिल्कुल सही है। द रिफॉर्मेशन एलिमिनेटेड रिनेंसा लर्निंग अक्रॉस यूरोपियन सोसाइटीज, ये गलत है दोस्तों। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट फॉलोज द SPOC पैटर्न। स्पोका, स्पोका का क्वेश्चन है। द बॉय किक्ड द बॉल, इसमें पैटर्न बनता है SP और O, ये गलत है दोस्तों। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, इसका पैटर्न बनता है SVC, ये भी गलत है। दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, SPOC, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, SPOA पैटर्न अपने को ढूंढना है जिसमें 4 होने चाहिए। इसमें 3 है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। ई बिकेम ए डॉक्टर, ये भी गलत है। सी प्लेस्ड द बुक ऑन द टेबल, इसमें सारा मिल रहा है। सी प्लेस्ड द बुक, SPOA, दिस इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट फॉलोज द SVC पैटर्न। SVC पैटर्न को फॉलो करने वाला दोस्तों, द स्काई लुक्स ब्लू, द स्काई लुक्स वर्ब और ब्लू इसकी विशेषता है द स्काई की। इसका मतलब 21 का 2 ऑप्शन इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट फॉलोज SVOO पैटर्न, डबल ऑब्जेक्ट ढूंढना है।
दोस्तों ये सीधा इसमें दिख रहा है, एम ए पेन। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द सेंटेंस एस वी ओ सी पैटर्न। एस वी ओ सी पैटर्न ढूंढना है। इसमें द बॉय रोट ए लेटर, ये भी नहीं है। एस वी ओ, इसमें तो एस पी ओ हो जाता है। द ट्रेन अराइव्ड लेट, इसमें भी नहीं है। द जज फाउंड हिम गल्टी, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट एस पी ओ ए सेंटेंस। ये तो इसमें तीन तीन वर्ड है, ये तो तीनों गलत हो गई। तीसरा, ही केप्ट वर्ब हो गई, द कीज ऑब्जेक्ट हो गया, इन द ड्रॉवर ए हो गया। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, सेंटेंस कंटेंस ए सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। एस वी सी पैटर्न ढूंढना है अपने को। कौन सा पैटर्न ढूंढना है? एस वी सी। सी रॉट ए पोइम, इसका एस पी ओ हो गया, ये गलत है। ही गेव मी एडवाइस, ये इसके चार वाले पैटर्न हो गए, ये भी गलत है। और द चाइल्ड सीम्स अनहैप्पी, ये अनहैप्पी इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द एस पी ओ ए पैटर्न। इसमें आपको बताना है, सी इज ब्यूटीफुल, ये एस पी सी हो गया, ये भी गलत है। ही लाफ्ड लाउडली, ये भी गलत है। द मैनेजर पुट द फाइल्स ऑन द डेक, एस पी ओ ए, करेक्ट पैटर्न इज दिस। क्वेश्चन नंबर 27, द टीचर गेव द स्टूडेंट होमवर्क। द टीचर गेव द स्टूडेंट होमवर्क। तो दोस्तों इसमें एस, ये वी हो गया, ये आपका ओ हो गया, ये ओ हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, ही केप्ट द डोर ओपन। ही केप्ट द डोर ओपन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट द डोर का। इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज। आइडेंटिफाई द पैटर्न, सी पुट द बुक ऑन द टेबल। सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया एडवर्बियर। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। द जज डिक्लेयर्ड द प्रिजनर इनोसेंट। इसका पैटर्न ये बनेगा नहीं, ये भी बनेगा नहीं, दो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ये भी नहीं बनेगा। 30 का 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द पैटर्न, ही प्रूव्ड हिज इनोसेंस। सब्जेक्ट, वर्ब, और ये हो गया हिज इनोसेंस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। वी कंसीडर हर इंटेलेक्ट, ये कौन सा पैटर्न है? क्वेश्चन नंबर 32, इसका पैटर्न बनेगा एस, ये हो गया प्रेडिकेट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये उसका हो गया कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, द मीटिंग लास्टेड 2 आवर्स, ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, और ये हो गया आपका एडवर्बियल। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 34, द मिल्क टर्न्ड सॉर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्रेडिकेट, ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये एस वी सी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द पैटर्न, सी सोल्ड मी हर प्रोजेक्ट, ये आपका डबल ऑब्जेक्ट हो गया। डबल ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, द सोल्जर मार्च्ड इनटू द वैली। इसका दोस्तों क्या होगा? ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये आपका हो जाएगा एडवर्बियल, क्योंकि इसमें वेयर का भाव आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, ही नेम्ड द बेबी राहुल। द बेबी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि राहुल द बेबी का ही नाम है। इसका मतलब एस पी ओ सी, ये आपका सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में? द टर्म पार्ट ऑफ स्पीच रेफर्स टू ए वर्ड्स रोल इन सेंटेंस। No, the part of speech indicates how the word functions in meanings as well as grammatically within the sentence, ये भी गलत है। Individual word can function as more than one part of speech when used in the different circumstances, बिल्कुल सही है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये गलत है, ये आपका सही है। द पार्ट ऑफ स्पीच इज नॉट एसेंशियल फॉर क्लियर कम्युनिकेटिंग, स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड लर्निंग अदर लैंग्वेज, ये करेक्ट होगा, ये आपका करेक्ट है, तब आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नाउन? नाउन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? द टर्म इज ए वेरी लार्ज क्लास ऑफ वर्ड्स विच रेफर्स टू एंटिटीज, बिल्कुल सही है।
नाउन कैन बी द हेड ऑफ ए नाउन फ्रेज, ये गलत हो गया आपका। कंक्रीट नाउन्स रेफर्स टू द इंटेंगिबल कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर्स टू द फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है दोस्तों। और सॉरी दोस्तों, इसमें ये ऑप्शन सही है लेकिन ये ऑप्शन गलत है। काउंटेबल नाउन कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी प्लूरलाइज्ड, प्लूरल के बारे में कथन है। ये दोस्तों ये कथन भी आपका गलत है क्योंकि ऐसा कोई प्लूरल का सिस्टम नहीं है, उसने उल्टा लिख रखा है। इन ए सेंटेंस नाउन्स कैन प्ले द रोल ऑफ ए सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें कथन है ए, बी और ई सत्य है, ए, बी और ई फर्स्ट ऑप्शन में सत्य है। क्वेश्चन नंबर 40, एडजेक्टिव कैन बी मेड टू फंक्शन लाइक और टेक द रोल ऑफ नाउन्स इन ए सेंटेंस, गलत है। ए टाइपिकल एडजेक्टिव कैन ऑकर बिफोर ए नाउन और कैन ऑल्सो ऑकर आफ्टर द वर्ब, भी गलत है। when two or more adjective are used to describe the same noun in a sentence they are called coordinate adjective, ये भी गलत है। adjective कैन नॉट फॉलो डिग्री एडवर्ब्स such as very and कैन नॉट ऑल्सो बी यूज्ड एज ए कंपैरेटिव फॉर्म, बिल्कुल सत्य। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट एडवर्ब, कौन कौन से कथन सही है। दे प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्शन, क्वालिटी और मैनर, बिल्कुल सही है। एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द वर्ड दैट मॉडिफाई डिपेंडिंग ऑन द एडवर्ब एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर, सही है। द पोजिशन ऑफ एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस कैन नॉट अफेक्ट, गलत हो गया ये आपका। एडजेक्टिव कैन नॉट फॉलो डिग्री एडवर्ब्स सच एज वेरी एंड कैन नॉट ऑल्सो बी यूज्ड इन कंपेरेटिव फॉर्म, ये भी गलत है। क्विकली, स्लोली, केयरफुली, नो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है, इसमें कैटेगराइज एडवर्ब में नहीं है, फ्रीक्वेंसी के अंदर नहीं आते। इसका मतलब ए और बी दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन कौन से कथन ट्रू हैं इसके बारे में। ए ट्रांजिटिव वर्ब इज वन ऑफ दैट ओनली मार्क्स सेंस इफ इट एक्सर्ट्स इट्स एक्शन एन ऑब्जेक्ट, सत्य है। ए फाइनाइट वर्ब इज कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सही है। इन्फिनेटिव आर द रूट ऑफ वर्ब्स, ये भी सत्य है। द ग्रेट जिरंड्स, जिरंड आर पार्टिसिपल वर्ब वर्किंग एज ए नाउन, बिल्कुल सत्य है। ऑक्सिलरी वर्ब्स यूजुअली अकम्पनी विद द मेन वर्ब, बिल्कुल सत्य है। कभी कभी बार ऑक्सिलरी भी मेन वर्ब की जगह पर आती है, यही कथन दिया गया। इसमें ऑल आर स्टेटमेंट है वो क्या है, सत्य है। फॉर स्टेटमेंट इज करेक्ट। डेडली विपन बिकम डेडली, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, इनका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं डेडली जो विपन्स की क्या बता रहा है आपकी, इसकी इसको इसकी इसके गुण बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको ये एडजेक्टिव है। और डेडली जो कि वर्ड के अंत में आया है और विकम के बाद में आया है, इसका मतलब ये क्या है, एडवर्ब है। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन की जो एडवर्ब होती है वो होती है ब्रीफली, टेम्परली, फॉरएवर और आइडेंटिटी, पहले का होगा दूसरा। एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसमें डिग्री में वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट एंड एक्सट्रीमली एंड कम्प्लीटली, डिग्री ऑफ कंपेरिजन में अपन देखते हैं कि वेरी फ्यू ऐसे वर्ड्स उनके शुरुआत में आते हैं, इसलिए ये इनसे मैच करेगा। अब एडवर्ब की मैनर, एडवर्ब में केयरफुली, हैप्पीली, जेंटली एंड लाउडली एंड इजीली, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा और ये इन सब से मिलकर बनेगा चौथा क्वेश्चन राइट। क्वेश्चन नंबर 45, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, हंग्री एंड फ्रेश, ये मिलेगा इससे। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ईच, एवरी और आइदर, ये मिलेगा इससे। एंड जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वो है रसियन, इंडियन एंड विक्टोरियन, ये आप इससे मिला सकते हैं। ये बच गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो आप इससे मिला सकते हैं, और ये ऐसे मिलके जो आंसर आएगा वो आपका आएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 46, आई हैव लॉन्ग लव्ड लॉन्ग कार्स, अंडरलाइन द वर्ड, अंडरलाइन द वर्ड, इसमें कौन सा है, इसमें ये लॉन्ग लव्ड लॉन्ग कार्स, इसमें ये लॉन्ग दोनों क्या है, एडवर्ब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ए डेली न्यूज़पेपर इज़ वन दैट्स प्रिंटेड डेली, इसमें क्या क्या है। तो इसमें द फर्स्ट जो डेली है वो तो आपका एडजेक्टिव है, और जो सेकंड है वो क्या है, आपका एडवर्ब है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, आई लव माई फैमिली बट माई लव फॉर माई कंट्री इज़ ग्रेटर,
अंडरलाइन वर्ड्स लव और लव दोनों क्या है, इसमें आपका वर्ब, पहला तो जो लव है वो आपका वर्ब होगा और दूसरा है वो है नाउन। इसका मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है एडजेक्टिव विच रेफर्स टू ऑल और नथिंग, ऑल और नथिंग क्वालिटीज लाइक सेक्स, जेंडर, शेप, कलर एंड नेशनलिटी आर कॉल्ड, ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो इसका होगा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 50 हुज कार इज दिस, द अंडरलाइन वर्ड्स आर हुज कार, ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका होगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आने वाला वीडियो कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए। आप मेरे को ये ज़रूर बताएं। थैंक यू।